Good morning, students. So, students, in the last lecture, we have discussed about basically how do you find average values, and then we have discussed average value of AC current for full cycle, or I can say complete time period. And then we have discussed कि एवरेज वैल्यू बेसिकली बोलेंगे किसको एसी करंट में, एसी में। तो उस पर हमने डिस्कस किया था और उसमें हमने इन दी एंड फाइंड किया था कि जो एवरेज, जो हाफ टाइम पीरियड तक जो एवरेज वैल्यू निकल रहा है उसे हम क्या बोल देंगे, एवरेज वैल्यू। वो सब हम डिस्कस कर चुके थे। तो बेसिकली इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस कि वो एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल के लिए कैसे निकाला जाए, और इसको वी कैन से द रिलेशन बिटवीन एवरेज वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ एसी करंट, यानी कि जो लास्ट इन दी एंड जो इसका रिलेशन आएगा, जो एक्सप्रेशन आएगा, वो एवरेज वैल्यू जो होगा एसी का वो आई नोट की टर्म में आएगा। तो उसे हम ये से भी बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच में वो रिलेशन। तो बेसिकली हमने कल डिस्कस किया था, उसको क्या बोला था, उसको डायरेक्टली तो कैसे निकाल सकते हैं, आई एवरेज। जैसे हम हाफ टाइम पीरियड के लिए निकालना है तो कैसे निकालोगे, आई डी टी, 0 से t/2 टाइम पीरियड के लिए डिवाइड बाई 0 t/2 dt। तो ये तो बेसिकली क्या बन जाएगा, t2 माइनस t1 ही बन जाता है ना। t2 माइनस t1, t2 क्या है, t/2 माइनस 0। तो ये तो बेसिकली t/2 ही बन जाता है। तो इसको डायरेक्टली ऐसे फाइंड कर सकते हैं। अब इसको हम थोड़े सिस्टमेटिक वे में लिख के कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट जो डेरिवेशन आएगा उसको हम डायरेक्टली इस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो बेसिकली वैसा ही है जैसे हमने फर्स्ट जो कंप्लीट साइकिल के लिए फाइंड किया था। सो द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एट एनी इंस्टेंट क्या होती है, ये हम लोग आपको पता है। थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करूँगा बिकॉज ये हम डिस्कस ऐसा कर चुके हैं। आई नोट साइन ओमेगा टी ये होता है, ठीक है। सो किसी टाइम डी टी, किसी छोटे से टाइम डी टी के लिए उसमें चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, आई इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई ऑफ डी टी। सो किसी छोटे से टाइम के लिए कितना चार्ज फ्लो हो रहा होगा, आई नॉट, और आई नॉट डी क्यू कितना होगा, आई और आई डी टी ऐसे लिख दिया हमने। नाउ आई की वैल्यू क्या होती है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये कर दिया। अब कंप्लीट चार्ज कितना, बेसिकली देखो जो हमने डिस्कस किया अभी कि आई एवरेज या तो क्या निकाल लो, ये इंटीग्रेशन डिवाइड बाई ये इंटीग्रेशन, इसका तो बेसिकली फाइनल मान इनिशियल आ ही जाता है ना। प्रैक्टिकली तो यही होता है, इसका इंटीग्रेशन करना होता है। तो उसको हम कैसे लिख रहे थे, इसको जब कल हमने डिस्कस किया था कि इसको ऐसे हमने कैसे लिखा था, तो आई एवरेज का क्या लिखा था कि टोटल चार्ज फ्लो ऑन अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल चार्ज फ्लो ऑन अपॉन टोटल टाइम। तो बेसिकली हम पहले क्या कर रहे हैं इसमें, इस प्रोसेस में क्या कर रहे हैं, पहले टोटल चार्ज निकाल देते हैं, बेसिकली वो करेंगे इंटीग्रेशन ही हम, फिर नीचे उससे टाइम पीरियड का डिवाइड कर देंगे। जैसे टाइम पीरियड यहाँ पे हम 2/t/2 ले रहे हैं, हाफ टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, तो उससे डिवाइड कर देंगे। तो पहले चार्ज फाइंड कर लेते हैं, टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ। इसके लिए क्या करना होगा, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से t/2 तक। डी क्यू की वैल्यू क्या थी, आई नोट साइन ओमेगा टी डी टी। तो 0 से t/2 तक इंटीग्रेशन कर दो, आई नोट कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और 0 से t/2 साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, कल मैंने डिस्कस किया था कैसे क्या होता है। तो माइनस साइन ओमेगा टी अपॉन ओमेगा हो गया, ओमेगा को बाहर ले लो, ओमेगा कॉन्स्टेंट है तो ये बन गया माइनस आई नोट बाई ओमेगा। अब अंदर वैल्यूज पुट करते हैं, जैसे क्या, कैसे इसको कैसे सोल्व करते हैं, नेगेटिव साइन भी बाहर ले लिया, ओमेगा भी बाहर ले लिया, बच गया क्या अंदर, कॉस ऑफ ओमेगा टी। उसके साथ वैल्यू पुट करनी है t/2, 0 से t/2 के बीच। तो पहले t/2 वैल्यू पुट करो, ओमेगा t/2, फिर 0 पुट कर दो तो ओमेगा 0। अब देखो अब क्या हुआ, माइनस आई नोट टी देखो ओमेगा को क्या लिख दिया, 2/टी। कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट लेक्चर में देखो जाके, फर्स्ट लेक्चर में सब डिस्कस किया कि t इजकल टू 2π/अपॉन होता है, तो हम इसको ऐसे लिख दिया। अब देखिए अंदर की गणिए, कॉस ओमेगा t/2 माइनस ऑफ कॉस 0, ये टर्म्स हमारे पास बनी है। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2π/t। सो पुट हियर 2π/t इंटू t/2। तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, t से t क्या हो गया कैंसिल, और cos पाई हो गया। cos देखो cos 2π की वैल्यू तो क्या होती है 1, बट cos पाई की वैल्यू क्या होती है, cos 2π तो क्या होता है, देखो यहाँ से चला और यहाँ पे वापस आ गया, 2π का मतलब तो ये, तो 0 पे वैल्यू क्या होती है 1, और 2π पे वैल्यू क्या होती है 1। लेकिन पाई पे क्या वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू क्या होती है -1, राइट। कॉस अगर आपको नहीं पता तो आप ध्यान रख लो, कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है -1। जैसे ग्राफ में देखो ये आया, ये 0 है, ये 90 है, ये 270 है।
ठीक है, ये 0 पे वैल्यू है 0 डिग्री, फिर ये 90 पे 0 हो जाता है, फिर 180 पे -1 होता है, 270 पे वापस 0 हो जाता है, और वापस 2y पे 1 वैल्यू हो जाती है, ऐसे होता है। तो यहाँ पे क्या होती है वैल्यू -1, ठीक है। तो ये पाई cos पाई, और इधर क्या होगा cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो -1 -1 क्यों आया, क्योंकि cos पाई की वैल्यू क्या होती है -1, और ये माइनस का साइन और ये +1 वैल्यू, तो ओवरऑल कितना बन गया -2 तो, और माइनस से माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है प्लस, तो ये प्लस बन गया, और तो फाइनली 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो I0t/पाई बन गया, I0t/पाई बन गया। ऑलराइट, नाउ ये हमने क्या निकाल लिया, टोटल चार्ज। अब हमें एवरेज निकालना, तो क्या करोगे, टोटल टाइम से डिवाइड करोगे, तो टाइम क्या है t/2, ऑलराइट। सो I0t/पाई, तो ये तो हमारी वैल्यू आई थी टोटल चार्ज की, और t/2 की वैल्यू रखोगे तो t/2 ये आ गया, तो t से t कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारा जो आई एवरेज है, आई एवरेज क्या आ गया 2/पाई × I0। ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है ना। और इसको और कैसे लिख सकते हैं, 0.637 ऑफ I0, यानी कि जो पीक वैल्यू है उसका 0.637 टाइम्स है, वो क्या होता है एवरेज वैल्यू ऑफ AC करंट होती है। Thus the mean value or we can say average value of an alternating current is 2/pi, or we can say 0.63 times its peak value. Alright. Similarly हम ऐसे ही प्रूफ सोल्व करके निकाल भी सकते हैं। आप रफ में अपने में निकाल के कोशिश भी कर सकते हैं। वो अगर EMF की एवरेज वैल्यू निकालोगे तो वो भी तो क्या होता है E0 sin ओमेगा t होता है। तो सिमिलरली उसका इंटीग्रेशन करके निकालोगे सब, जैसे मैंने बताया कैसे E dt डिवाइड बाई टोटल dt, तो उसको निकालोगे तो फाइनली क्या आएगा 2E0/पाई। तो सिमिलरली ऐसा ही आ जाएगा। अब बात करते हैं रूट मीन स्क्वायर, है ना, ये इट इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट टर्म, सो डिस्कस करते हैं इसको ना। रूट मीन स्क्वायर यानी कि इसको शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, RMS वैल्यू ऑफ AC। तो अभी तक हम पहले देखो हम डिस्कस क्या कर चुके हैं कि किसी भी वैल्यू की, कोई भी फंक्शन अगर टाइम का है उसकी एवरेज वैल्यू हमें निकालनी है तो किस तरह निकाल सकते हैं कि उस फंक्शन का जिस भी टाइम इंटरवल के बीच हम बात कर रहे होते हैं उसका क्या कर दो, उस टाइम पीरियड के बीच इंटीग्रेशन कर दो डी के रिस्पेक्ट में, और टी नीचे दो टाइम पीरियड दोनों T2 - T1, या फिर ये बेसिकली वही तो है dt T1 से T2 उसको भी इंटीग्रेट करोगे तो ये फाइनली यही आता है। तो मैंने डायरेक्टली इसको ऐसा लिख दिया, तो ये तो होता है। अब हमारे पास क्या बात कर रहा है, रूट मीन, इसको दो, इसके इधर से पढ़ो, इधर से पढ़ना स्टार्ट करो। पहले क्या करो, जो भी बोल रहा है करंट उसका स्क्वायर कर दो, कर दिया स्क्वायर, फिर उसका मीन ले लो। मीन कैसे लेते हैं, अभी एवरेज जो लिया था हमने मीन, है ना, उसको यहाँ पे मीन बोल रहा तो मीन, और फिर उसका रूट ले लो। बेसिकली हमें ये फाइंड करना है ना। तो बेसिकली हमें फाइंड क्या करना है, ये वाला। तो करना क्या है, पहले तो हमें स्क्वायर ले लो उसका, है ना, फिर उसका क्या निकाल लो, मीन निकाल लो। कैसे निकालोगे मीन, तो वही निकालना है, पहले आई डी टी निकाल रहे थे, अब I² dt निकाल लो और नीचे dt निकाल लो, तो ये क्या होगा मीन स्क्वायर आ गया, है ना। अब इसका रूट ले लेंगे फाइनली, तो क्या आ गई हमारी वैल्यू IRMS आ गई। ठीक है, इसको इसलिए डायरेक्टली ऐसा ही सोल्व करेंगे, और फाइनल में हम देखेंगे इसका सिग्निफिकेंस क्या है, बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या है, वो लास्ट में हम डिस्कस करने वाला है। तो जैसे हमने ऊपर देखा कि किसी भी फंक्शन जो टाइम का फंक्शन है, हाउ डू वी फाइंड एवरेज वैल्यू फॉर द सेम। सो सपोज, सो वी हैव करंट, हियर वी हैव करंट, अल्टरनेटिंग करंट, दैट मीन्स अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, एक टाइम का फंक्शन है I0 sin ओमेगा t। सो फॉर गिवन AC, है ना, कोई हमारी AC ऐसे लिख रहे हैं हम FT, मीन स्क्वायर वैल्यू गिवन बाय, मीन स्क्वायर वैल्यू को कैसे लिख सकते हैं, मीन स्क्वायर मतलब देखो रूट मीन स्क्वायर RMS दे रहा था, पहले मैंने क्या बताया कि पहले स्क्वायर करो फिर मीन ले लो फिर रूट ले लो। तो हम पहले स्क्वायर करके मीन ले रहे हैं, फिर इन दी एंड क्या करेंगे हम, उसका रूट भी ले लेंगे ना। तो IMS का मतलब है कि मीन स्क्वायर, उसका स्क्वायर किया और फिर उसका मीन ले रहे हैं ना, इतना सोल्व कर रहे हैं, फिर उसके बाद रूट ले लेंगे। तो IMS का मतलब ये है, और IRMS का वैल्यू है कंप्लीट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ दैट। ऑलराइट, ओके। अब ये हमने क्या किया, वही तो किया हमने, क्या कहा, कोई भी फंक्शन है उसका क्या कर लो, इंटीग्रेशन कर दो और नीचे उसका टाइम ड्यूरेशन से डिवाइड कर दो। बिग नीचे वाला भी तो ये dt T1 से T2, तो उसको हम क्या लिख लिया डायरेक्ट T2 - T1। ठीक है, तो ये इससे डिवाइड हो गया ये। अब यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है,
हम किसका ले रहे हैं, हमें क्या निकालना है, रूट मीन स्क्वायर। तो बेसिकली हमने स्क्वायर करके मीन लेना है, फिर उसका रूट निकालना है। तो यहाँ आई की जगह आई स्क्वायर का हम क्या निकालेंगे, एवरेज, वो इंटीग्रेशन करेंगे। और फिर क्या करेंगे, आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जो जो वैल्यू हमारे पास यहाँ से आएगी इस फंक्शन से, उसका रूट ले लोगे तो हमारी, यानी कि जो आईएमएस की वैल्यू निकाल लेंगे उसका क्या कर लेंगे, रूट, तो हमारी वैल्यू फाइनली आ जाएगी। तो अब कैलकुलेशन करते हैं पहले। तो यहाँ से ऊपर से हमने देखा, अब देखिए आरएमएस वैल्यू जो है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, वो हाफ साइकिल के लो, फुल साइकिल के लो, वो सेम ही आने वाली है। बिकॉज देखो हमारी जो करंट जो जिसका हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या होती है, साइनोसॉइड। ये देखो इस तरह होती है। तो ये तो क्या है, हाफ साइकिल, और ये है कंप्लीट साइकिल। ऑलराइट, सो अगर हम अब इसमें कर क्या रहे होते हैं, रूट मीन स्क्वायर में क्या करते हैं, स्क्वायर करके क्या कर रहे हैं, उसका मीन निकाल रहे हैं। अब देखो किसी भी फंक्शन का स्क्वायर किया जाता है, देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, लेकिन जब -2 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, वो भी 4 आएगा। क्यों, टू 2 जा 4 और माइनस से -4, तो 4 ही आता है। तो बेसिकली इसी कंसेप्ट, इसी को आपको केवल समझ सकते हो, है ना। बेसिकली वैसे तो आपको पता होगा, बट बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये थोड़ा सा एनालॉजी बताई है। देखो तो क्या होता है, ये क्या होता है, नेगेटिव जो जा रहा है वो तो नेगेटिव नहीं जाता है, स्क्वायर में नेगेटिव नहीं जाता है। तो क्या करता है कर्व, जब स्क्वायर इसका लेंगे तो वो वापस वैसा ही बन जाता है। ठीक है, तो बेसिकली आई स्क्वायर यानी करंट जो आई की वैल्यू, आई का जो हमारा कर्व था वो कैसा होता है, लेकिन जब आई स्क्वायर का कर्व बनाएंगे तो वो हमेशा ऐसा ही बनता है, हर एक t/2 टाइम पीरियड के बाद वापस ऐसा, समझ गए, बिकॉज नेगेटिव नहीं जाता है स्क्वायर। ऑलराइट, सो अब इसमें अगर फाइंड करेंगे हम, अब ये t है और ये t/2 है। अगर मैं कंप्लीट इसका फाइंड करता हूँ, है ना, ऊपर कंप्लीट चार्ज फ्लोन कितना हुआ डिवाइड बाय टोटल टाइम, तो ये सपोज ये t/2 है तो ये 2t, ये दूना टाइम लग रहा है तो वैल्यू वही आने वाली है। और अगर इतने टाइम में जो चार्ज फ्लो हो रहा है उससे डिवाइड ये हो रहा है, तो बिकॉज ये वैल्यू तो सेम ही है ना। ऊपर वाले में क्या हो रहा है, देखो अगर मैं ये हो रही है, अगर मैं यहाँ तक फाइंड करता हूँ तो मतलब ये 1 है वैल्यू और ये 1 टाइम पीरियड 1/1 = 1। अब देखो यही वैल्यू अगर मैं फुल टाइम पीरियड के लिए फाइंड करूँगा तो ये 2 बार, तो ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, ये 1 थी, ये भी 1 थी, ये क्या होगी 2 होगी, नीचे टाइम भी क्या होगा 2, तो 2 2 2 बस फिर 1 आ गया। तो बेसिकली हम हाफ का फाइंड करो या फुल का फाइंड करो, ये केवल मैंने एनालॉजी लेके आपको बताने की कोशिश करी है कि हाँ भाई हाफ का फाइंड कर लो या फुल का फाइंड कर लो, सेम ही रहता है। तो हम हाफ का फाइंड कर लेते हैं क्योंकि वो वैल्यू तो आरएमएस की क्या रहने वाली है, सेम ही रहने वाली है। ऑलराइट, तो आईआरएमएस क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे करंट का, फिर उसका मीन ले लेंगे और फिर इन द एंड रूट ले लेंगे। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, आईएमएस की वैल्यू मतलब स्क्वायर करके मीन ले रहे हैं पहले। तो आई क्या होती है, I0 sin ओमेगा टी, स्क्वायर करो इसका तो क्या हो गया I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो इसका कर लो। तो हमें क्या निकालना है, हमें करना क्या है, I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी 0 से t/2 तक इसका इंटीग्रेशन करना है। नीचे वाला है dt 0 से t/2 तो ये तो क्या हो जाएगा, ये मैंने कल डिस्कस किया कि क्यों डायरेक्टली हम फाइनल माइनस इनिशियली लिख सकते हैं t/2 - 0, तो ये क्या हो गया t/2, तो ये तो देखो फाइनली मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब इसको तो डिस्कस करना ही है, हमें केवल ऊपर को डिस्कस करना है, ऊपर वाले को। अब देखो गलती से कई जगह मैंने π/2 लिख दिया, इसको t/2 लिख लेना है ना, t/2 टाइम पीरियड। तो ये टाइम, अब इसको यहाँ से सोल्व कर रहे हैं, t/2 नीचे है, ये ऊपर जाके 2 बन जाएगा, 2t/t, बाहर वाला कांस्टेंट है, इसकी बात अभी नहीं करने वाले हैं। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है, ट्रिग्नोमेट्री की जब मैं बेसिक मैथ्स थोड़ा सा डिस्कस कर पाया था उसमें मैंने ये डिस्कस किया भी है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos 2θ/2 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा की जब इंटीग्रेशन करते हैं, कभी भी साइन स्क्वायर थीटा का अगर इंटीग्रेशन ओमेगा टी कुछ भी हो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी या साइन स्क्वायर थीटा जब भी आए तो आप इसको ऐसे चेंज कर लो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे थीटा क्या है, ओमेगा टी, थीटा क्या है ओमेगा टी, तो बनेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या बनेगा, साइन स्क्वायर 1 - cos 2θ/2 यानी कि 1 - cos 2 थीटा की वैल्यू क्या है ओमेगा टी, तो क्या आ गया 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 dt। अब यहाँ तक की कहानी खत्म, आ गया वो। ये बाहर ऐसा कैसा है, ये t/2 है, ये ऐसा कैसा है। अब हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन करना है 1/2, देखो अलग अलग कर लो इनको, तो 1 में डिवाइड करो 2 से तो 1/2 आ गया, माइनस ऑफ cos 2 ओमेगा टी को डिवाइड करो 2 से तो क्या आ गया, -cos 2 ओमेगा टी/2।
2 और बाहर इसको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, ये वाली बाहर वाली वैल्यू एज इट इज, अब इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो 1/2। ये बात कल वाली ही है, जैसे dt का क्या हो रहा था, t निकल रहा था। ठीक है, तो ये 1/2 तो इसमें भी वही बात है, 1/2 तो क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ गया, तो 1/2 और dt, तो dt का क्या आ जाएगा 1/2 इंटू टी, ये इंटीग्रेशन ऐसे हो गया। cos 2 ओमेगा टी का कैसे होगा, वही बात है जो कल कैसे किया था, cos 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2, ऐसे ये है। अब इसको क्या करोगे, cos 2 ओमेगा टी का क्या होता है, साइन होता है ना, पॉजिटिव में साइन होता है, तो साइन 2 ओमेगा टी एज इट इज, और इसका ये तो जो कांस्टेंट है वो नीचे डिवाइड कर दो, 2 ओमेगा इंटू 2 पहले से है, तो 4 ओमेगा हो गया। अब बेसिकली हमें वैल्यूज़ पुट करनी है, वैल्यूज़ ये बाहर कैसा कैसा वैल्यूज़ पुट करो पहले इसमें, तो इसमें पहले पुट करोगे तो पहले तो t/2 पुट होगा, 1/2 इंटू टी की वैल्यू t/2 माइनस 1/2 इंटू 0, तो ये तो 0 हो गया, माइनस नेक्स्ट वाला चेक करो, नेक्स्ट वाले में नीचे वाला था, t/2 की वैल्यू को लिखो साइन 2 ओमेगा t/2 डिवाइड बाई 4 ओमेगा माइनस साइन ओमेगा, और 0 वैल्यू आएगी तो साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये 0 बन गया इधर वाला पार्ट, इसलिए मैंने डायरेक्टली बिकॉज है ना वो यहाँ पे जगह नहीं तो मैंने डायरेक्टली 0 लिख दिया, आपको समझ ही पा रहे होगे, ये कहानी खत्म है। अब इसकी भी वैल्यू देखते हैं, साइन ओमेगा टी, नीचे वाले को नीचे वाले को एक बार हटा लो ना, ऊपर वाला देख लेते हैं एक बार, क्योंकि नीचे वो बेसिकली 0 हो जाएगा, ऊपर वाला 0 कैसे होता है मैं बता देता हूँ। तो साइन 2 ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी 2π/t इंटू t/2, t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और रह गया क्या 2π, 2π का मतलब क्या हो गया, वापस वही 0 हो गया, 2π का मतलब क्या होता है 90π 3π/2, 2π वापस वहीं पे पहुंच गया 0 पे, तो ये क्या हो गई 0 की साइन की, वहाँ पे क्या होती है 0, तो फाइनली वैल्यूज़ क्या बन गई इसकी 0, तो ये वाला पूरा पोर्शन 0 हो गया, ये वाला भी 0 हो गया, तो बचा क्या ये वाला। यहाँ पे t की जो वैल्यू हो 2π/t इक्वल टू क्या होता है 2π/अपॉन ओमेगा, तो वैल्यू यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे भी पुट करो, यहाँ पे भी पुट करो, तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, और 2π से 2π कैंसिल, और ये एक 2 से 1 2 कैंसिल, तो बच गया क्या फाइनली ये ओमेगा स्क्वायर बच गया और ये 2 बच गया, तो सॉरी I0²/2, तो फाइनली जो वैल्यू आई किसकी IMS यानी कि मीन स्क्वायर की वैल्यू क्या आई I0²/2, हमें क्या निकालना है रूट मीन स्क्वायर, ऐसा निकालना है, तो ऐसे निकालने के लिए क्या करोगे इसका रूट ले लो, रूट ले लोगे तो I0² का तो क्या हो गया I0 और नीचे 2 का क्या हो गया √2, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रिलेशन। तो IRMS की वैल्यू क्या आ गई हमारी, इट इज I0/√2, I0/√2, यू हैव टू कीप इन माइंड दिस रिलेशन। अब यहाँ पे I0 फाइनली अगर लिखें तो I0 क्या है यहाँ पे पीक वैल्यू है, इसी करंट की क्या है पीक वैल्यू है। सिमिलरली अगर हम लिखना चाहें किसके लिए EMF के लिए, तो वो भी क्या ले सकते हैं E0/2, अब इसको प्रूव आप कर सकते हो वैसे है ना, जैसे मैंने किया है वही, क्योंकि वही तो E क्या होता है E0 sin ओमेगा टी है, वही सब कुछ सिमिलरली होता चला आएगा, तो ये वैल्यू भी क्या आ जाएगी E0/√2 पीक वैल्यू ऑफ AC सोर्स। ठीक है, E0 क्या है पीक वैल्यू ऑफ AC सोर्स। अब यहाँ तक की बात तो सही है, बट आपके दिमाग में आएगा I0 का क्या रिलेशन है, I0 रूट मीन स्क्वायर हम निकाल क्यों रहे हैं, हमें रिक्वायरमेंट क्यों हम चाह रहे हैं। अब देखो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, देखो ये चाहो तो आप बाद में ना ये डेफिनेशन बाद में लिख लेना, पहले जो मैंने यहाँ पे एलाबोरेट किया एक्सप्लेन किया उसको लिख लेना, बाद में ये डेफिनेशन लिख लेना। तो पहले तो मैं आपको डायरेक्टली कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ इन सबसे भी दूर। देखो जब हम बात कर रहे होते हैं बेसिकली आपको भी पता है कि हमारे घरों में जो करंट आ रही है वो कौन सी आ रही है AC आ रही है, बट जब हम बात कर रहे होते हैं कि हमारे घरों में जैसे ये साइन होता है ना AC वोल्टेज AC EMF को या वोल्टेज सोर्स को, जैसे DC के सोर्स को कैसे डिफाइन लिखते हैं हम इस तरह से, तो AC को सोर्स को ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिख रहे होते हैं ना। तो हम बात करते हैं कि हमारे घरों में जो AC सोर्स आ रहा होता है, AC करंट जो आ रही होती है वो आती है 200 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब तो मैं फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ ना क्या होता है, फ्रीक्वेंसी है और कैसे क्या है, मैं फर्स्ट लेक्चर में AC में बता चुका हूँ। अभी 200 वोल्ट का क्या मतलब है,
डज इट मीन दैट इट्स पीक वैल्यू ऑफ करंट? क्या ये जैसे आ क्या रहा है, E इजकल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो क्या ये जो 200 वोल्ट है ये जो EMF की वोल्टेज की पीक वैल्यू होती है? नहीं, ये वोल्टेज की पीक वैल्यू नहीं होती है। दैट इज जो 200 वोल्ट आपको बताया जाता है, इट इज ERMS, यानी कि वोल्टेज की RMS वैल्यू होती है। वोल्टेज की क्या होती है? RMS वैल्यू होती है। ये बात समझ में आती है? ऑलराइट, मतलब जो 200 है वो ई नोट बाई रूट टू है, ई नोट बाई ऑफ रूट टू है। ये क्या है? आरएमएस वैल्यू की फॉर्मूला है। तो जो पीक वैल्यू है वो यहां से क्या फाइंड कर सकते हैं? 200 इंटू रूट टू, ये होती है पीक वैल्यू। और इसको अगर सोल्व करोगे तो ये ऑलमोस्ट 311 वोल्ट आने वाला है। तो यहाँ से एक बात ध्यान रखें जी, कि जो हमारे घरों में जो लाइट आ रही है उसमें अगर आप हाथ छुओगे तो आपको झटका कितना लगेगा? 200 का लगेगा, 311 का? 311 का लगने वाला है। और यहाँ से ये भी देख सकते हो कि खतरनाक कौन सी है, DC है कि AC है। चलो ये बात में डिस्कस करते हैं। ये बात आपको क्लियर है कि जो भी जो पीक वैल्यू है, जो भी जो हमें 200 वोल्ट की बात कर रहा होता है, दैट इज ERMS, नॉट इट्स पीक वैल्यू। अब बात करते हैं कि हमें ERMS की ज़रूरत क्या पड़ रही है, हम क्यों इसको पढ़ रहे हैं, जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। पहली बात तो ये क्लियर है, जो भी हमें अगर कहीं पे गिवन भी होगा इस चैप्टर में बेसिकली, है ना, बाकी तो बात अलग है। जो भी अल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर की जैसे आपको फील हो जाएगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, उसमें अगर बोलेगी दैट वोल्टेज, तो इसका मतलब है कि वो RMS की बात ही कर रहा होता है। एंड पीक तो जब भी लेना है अगर आपको पीक बोले, है ना, पीक वैल्यू ऑफ दैट तरह से कुछ। अब बात करते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत है। देखो जो हमें देखो जो भी करंट हमारे जो यहाँ तक पढ़ के आया, हमें आपको पता होगा अभी तक कि कोई भी रेजिस्टेंस है ना, जिसमें हम बोलते हैं कि ये करंट इसमें फ्लो हो रही थी, बेसिकली वो करंट तो क्या फ्लो हो रही होती है? I sin ओमेगा टी फ्लो हो रही होती है। तो अगर बात करी जाए, हमने डिस्कस किया होगा कि हम किसको कंज्यूम कर रहे होते हैं, हम पे किसका करते हैं, है ना। बेसिकली आप ये देखो कि पे किसका करते हैं, करंट का पे करते हैं, कितनी करंट आ रही है ना। इसको ध्यान से सोचा जाए तो हम पे कर रहे होते हैं एनर्जी का। बेसिकली क्या इसका? एनर्जी का। मतलब जो यूनिट हम पे कर रहे होते हैं, यूनिट क्या होता है? 1 किलोवाट। इसका मतलब क्या है कि अगर एक कोई ऐसा सोर्स आपके घर में चल रहा है जिसका क्या है 1000 वाट है, ठीक है, 1000 वाट यानी कि 1 किलोवाट है, और वो 1 घंटे तक अगर चल जाए तो आपके घर का बिल क्या आ जाएगा? 1 यूनिट आ जाएगा। ये बात क्लियर है? अब बात करते हैं, तो बेसिकली हम पे किसका कर रहे होते हैं? एनर्जी का। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी क्या होती है? बेसिकली पावर, यानी कि अगर बात करें जैसे I²R, सॉरी, तो आप केवल इतना समझ लो, है ना, ज़्यादा भी डिस्कस ना करें तो, है ना, वो डिस्कसन अपने करंट में आपको याद होगा सब। तो यहाँ पे हम केवल इतना डिस्कस कर रहे थे कि जो IRMS वैल्यू है वो वैल्यू है। देखो एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ जो मैं बोल रहा हूँ, कि जो भी हम पे करते हैं वो उसको क्या करते हैं? एनर्जी का करते हैं, है ना। और एनर्जी क्या होती है? बेसिकली जो हीट जो जा रही होती है, हीट जा रही होती है। एनर्जी बेसिकली पावर क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट टाइम। हीट क्या होती है? कि जितनी एनर्जी कंप्लीट टाइम में जा रही होती है ना, I²RT जैसे लिख रहे होते हैं उसमें, I²RT अब लिखते हो, कंफ्यूज तो नहीं हो गए। हीट क्या होती है? यानी कि जितनी हीट एनर्जी, क्या टोटल एनर्जी किसको बोलेंगे? उसको हम हीट भी बोल रहे होते थे, है ना। देखो पावर क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो पावर का फॉर्मूला क्या है? ये वाला है। तो अगर टोटल पावर की बात करें तो वो क्या होती है? टी, यानी कि टोटल एनर्जी। तो ये पावर है इंटू ये टी, इसको हम क्या बोल रहे थे? हीट भी बोल रहे थे, है ना। बेसिकली हम पे किसका कर रहे थे? टोटल हीट का, या फिर हम बात करें टोटल पावर का, जितने टाइम के लिए, है ना। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब ये बात क्लियर है कि नहीं? ये पीछे की बातें हैं, वैसे कि मैंने डिफरेंट यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। अब मैं बात करता हूँ कि IRMS वैल्यू क्या है। अब देखो, अगर किसी सर्किट में ये कोई रेजिस्टेंस है, ये हमारे घर का कोई अप्लायंसेस या रेजिस्टेंस है, बेसिकली आप इतना समझ लो। इसमें करंट कैसी फ्लो होगी? I0 sin ओमेगा टी, ये फ्लो हो रही है ना।
तो ये कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगी किसी टाइम, सपोज तो टी टाइम में जितनी एनर्जी कंज्यूम कर रही है, वो इसकी जो एनर्जी निकालोगे, मैं केवल डायरेक्टली बता रहा हूँ, निकाल के नहीं बता रहा हूँ, जितनी एनर्जी आप निकालोगे वो एनर्जी अगर हम एक, ये तो क्या है, एसी है, अगर एक ऐसा डीसी सोर्स लगा दें जिसमें करंट क्या फ्लो हो रही हो, आई आर एम एस, यानी कि आई नॉट बाई ऑफ रूट टू फ्लो हो रही हो, इससे जो एनर्जी निकलेगी, इससे जो हीट कंज्यूम हो, एनर्जी कंज्यूम हुई बेसिकली, वो सेम होती है। दोबारा से रिपीट करना चाह रहा हूँ कि ये कोई हमारी बेसिकली घरों में कैसी आती है, एसी करंट आ रही है ना, ये एसी करंट आ रही है। अब ये करंट आ रही है, कुछ भी एक जो करंट है, एक्सप्रेशन गिवन है, आई नॉट जो भी है, ये वैल्यू है ओमेगा टी जो भी है, ये किसी टाइम टी के लिए आपके घर में आई, तो इसकी वजह से कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई, या फिर हम कहें कितना हीटिंग इफेक्ट जो जनरेट हुआ, कितना आपका बिल आया, वो सेम आता है। अगर हम इसको अल्टरनेटिंग की वजह से कोई डीसी करंट बना लें, इसकी उसकी वैल्यू क्या हो, आई नोट बाई रूट टू, यानी कि आई नोट बाई रूट टू क्या है, इसका ये आर एम एस वैल्यू है इसकी, ये आर एम एस आर एम एस वैल्यू है इसकी, इस वैल्यू की आर एम एस वैल्यू है। तो ऐसी डीसी करंट फ्लो करवा दो जिसकी क्या करे, कांस्टेंट जाती रहे, वो कितनी जाती रहे, आई नोट, ये तो देखो आई नोट साइन ओमेगा टी हर टाइम के साथ चेंज होती जाएगी, और उसका जो टोटल हम एनर्जी कंज्यूम निकालेंगे टी टाइम में, या फिर हीटिंग इफेक्ट जो निकालेंगे टी टाइम में, है ना, कितना पावर कंज्यूम हुआ है, वो जो भी बात है वो सेम आती है। अगर हम इसी में इसकी आरएमएस वैल्यू कांस्टेंट फ्लो करवा दो तो वो सेम आती है, इसलिए इस वैल्यू की इंपॉर्टेंस होती है। अभी क्लियरिटी के साथ मैंने समझाने की कोशिश की है, थोड़ा सा जो पहले की बात है कि कैसे हम किसको हम पे करते हैं, हीट वगैरह, वो आपको क्लियरिटी के साथ नहीं होगा, तो थोड़ा सा समझ में कम आ सकता है। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क, और बाकी आप अपने पुराने नोट्स रिवाइज कर सकते हो कि कैसे करंट हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, और टोटल एनर्जी कैसे कितनी कंज्यूम हुई वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो बेसिकली देखो ये डायरेक्ट डेफिनेशन बाद में देखेंगे, थोड़ा उसको मैथमेटिकली भी हम समझ सकते हैं। देखो, फॉर ए टाइम वेरिंग करंट, जैसे अल्टरनेटिंग करंट है, टाइम वेरिंग है, टाइम के साथ वेरी कर रही है, तो आई एस सी एफ टी द टोटल हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन इट इज पास थ्रू एक रजिस्टर, तो टोटल हीट कितनी प्रोड्यूस हुई, इसमें वही बात जो मैंने एक्सप्लेन की है उसको थोड़ा ना सिस्टमेटिक वे में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। T1 से T2 टाइम के बीच में हीट कितनी प्रोड्यूस हुई, उसको कैसे लिखोगे, आई स्क्वायर आर टी, ऐसे लिखते हैं ना इसको टी को, तो डी टी आई स्क्वायर आर डी टी, यही बात है उसको, ये तो एक इंस्टेंट डी टी टाइम के लिए हो कंज्यूम प्रोड्यूस हुई हीट। अब T1 से T2 टाइम के लिए कंप्लीट कितनी हीट प्रोड्यूस हुई, उसके लिए क्या करोगे, इसको इंटीग्रेशन कर दो T1 से T2, है ना, बिकॉज क्यों इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, बिकॉज जो करंट है वो क्या है, टी का फंक्शन है। टी का फंक्शन होने का मतलब क्या हुआ कि वो हर एक टाइम पे चेंज हो रही है, तो उसको डायरेक्टली अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारी नहीं आएगी। देखो ये बात बेसिकली डिस्कस कर भी चुके हैं, टी है इंटू डी टी। अब इसको इंटीग्रेट क्यों करना पड़ता है ये भी समझ लो, बिकॉज हर एक टाइम के लिए चेंज हो पा रही है ना, जैसे मैंने लिख दिया ये, और टी इक्वल टू 3 टाइम, टी इक्वल टू 3 सेकंड के, लेकिन ये तो 3 सेकंड पे चेंज हो गई, इस टाइम पे एक करंट है ही नहीं, एक हर एक पॉइंट के साथ चेंज होती जा रही है, इसलिए हम ऐसा छोटा सा कंसिडर करते हैं और फिर उसको कंप्लीट टाइम के लिए इंटीग्रेट करते हैं। और ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने ये सब डिस्कस किया है, तो इंटीग्रेट, तो इसको तो क्या दिखेंगे, ये वाली करंट आ गई। अब सपोज करो कोई डीसी करंट फ्लो हो रही है, मतलब कांस्टेंट वाली डीसी करंट फ्लो हो रही है ऐसे, है ना, तो उसके लिए कितनी हीट आ गई, आई स्क्वायर डी टी मतलब डेल्टा टी कर रहे हैं। क्यों इसमें इतना ऐसा लिख रहे हैं, बिकॉज ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, जिस टाइम से उसका मल्टीप्लाई कर लो उस टाइम पे ये आ गई, समझ गए, जितना भी टाइम इंटरवल आपने देखा उस टाइम इंटरवल के लिए टोटल आ गई, तो ये चेंज नहीं हो रही है, ये टाइम के साथ टाइम का फंक्शन नहीं है, तो इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि कुछ ऐसा प्लान बनाएं, कुछ ऐसा करें कि जो हीट है, जैसे मैंने बताया था पहले कि जो हम इससे जो हीट कंज्यूम हो रही, प्रोड्यूस हो रही होगी, वो सिमिलरली अगर हम इसकी जो आरएमएस वैल्यू है उसको लेके कर लें तो सेम आती है। तो हम यहाँ पे ऐसा चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ करें कि दोनों से एक ही हीट, सेम हीट प्रोड्यूस हो T1 से T2 टाइम के लिए। तो हम क्या करें, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या किया, H1 इक्वल टू H2 कर दिया है ना, कि दोनों से हीट सेम प्रोड्यूस हो, ऐसा कुछ करें, तो दोनों को सेम प्रोड्यूस कर दिया, सो हम इक्वल प्रोड्यूस कर दिया, तो क्या आ गया, H1 इक्वल टू H2, H1 की वैल्यू क्या थी, H1 की वैल्यू ये थी T1 से T2 आई ए सी स्क्वायर आर डी टी, और H2 की वैल्यू क्या थी, आई डी सी स्क्वायर आर T2 माइनस T1। अब क्या करो, आर से तो आर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, आई डी सी की वैल्यू यहाँ से देखो नीचे इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करके फिर ये जो स्क्वायर है तो रूट ले लो, तो ये आ गई वैल्यू। अब देखो ये सेम ही वैल्यू वो आ रही है, क्या आ रही है,
जो आरएमएस की वैल्यू के लिए हमने फॉर्मूला लिखा था स्टार्टिंग में, जाके देखो। इसीलिए मैंने पहले कहा था, ये मैंने मैथमेटिकली मैथमेटिकली करके दिखा दिया, इसीलिए मैंने ये कहा था अभी पहले, इससे पहले एक्सप्लेन करने की वजह पहले, कि जो हीट प्रोड्यूस होती है वो अगर किसी रजिस्टर में I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्रोड्यूस हो रही है और T1 से T2 टाइम के लिए फाइंड आउट करो, तो जो हीट इससे आएगी वही हीट अगर कोई डीसी करंट फ्लो हो रही है, जिसमें जो करंट फ्लो हो रही थी वो क्या है, इसकी अगर आरएमएस वैल्यू फ्लो करा दे डीसी के फॉर्म में, तो वो क्या जाती है, सेम आती है ना। तो ये यहाँ से मैथमेटिकली प्रूव हो गया। मे बी इट इज़ क्वाइट कन्फ्यूजिंग फॉर यू, बट just concentrate and listen everything what I am saying, and still you feel confused, then you can ask without any hesitation. So finally हम इसके definition को क्या लिख सकते हैं, it is defined as that value of a direct current which produces the same heating effect मतलब जो हमने डिस्कस किया ना, कितनी हीट प्रोड्यूस हुई in a given resistor as is produced by the given AC when passed for the same time is denoted by Rm. It is denoted by, ये वही बात है जो मैं 2-3 बार बता चुका हूँ कि अगर किसी सर्किट में ये वाली करंट फ्लो हो रही है और अगर कोई इसमें कोई केवल डायरेक्ट डीसी करंट फ्लो, ये तो एसी तो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, डायरेक्ट अगर हम फ्लो करा दें जिसकी वैल्यू क्या हो आई नॉट बाई इसके आरएमएस वैल्यू के इक्वल हो, तो दोनों से तो हीट प्रोड्यूस होती है वो सेम होती है। ये इसीलिए हम आरएमएस वैल्यू को डिस्कस करते हैं। देखो ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, फिर भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन रहता है, कुछ डाउट होता है, तो यू आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क एनी ऑफ योर डाउट रिगार्डिंग दीज लेक्चर्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।